Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the हीमोफीलिया। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे का बट का नाम ही है हीमोफीलिया। हीमो मीन्स किससे रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, दैट इज रिलेटेड विथ ब्लड। अब इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इसे आइडेंटिफाइड किया था या हम बोल सकते हैं कि बताया था कि हीमोफीलिया जैसी कोई चीज़ भी होती है, वो थे डॉक्टर जॉन ऑटो, जिन्होंने सन 1803 में ये आइडेंटिफाई किया था कि ऐसा भी कुछ डिसऑर्डर होता है। इसके बाद आगे देखें तो इसे हम बोला जाता है रॉयल डिसीज़, खानदानी बीमारी, रईसों की बीमारी। क्यों? वाई इट इज़ कॉल्ड एज रॉयल डिसीज़? रीज़न ये है कि जिसमें सबसे पहले देखा गया था या जो कैरियर थी वो थी क्वीन विक्टोरिया, है ना। सबने सुना ही होगा क्वीन विक्टोरिया के बारे में, और ये चीज़ बहुत फेमस है इसके बारे में कि इसे रॉयल डिसीज़ क्यों बोल रहे हैं। तो पर्टिकुलरली वो कैरियर थी, उनमें भी ये डिसीज़ नहीं था, उन्हें इसके बहुत सिम्टम्स नहीं थे, प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो कैरियर थी। इस चीज़ को मैं आगे अच्छे से समझाता हूँ। तो ये क्या है? इट इज़ एन एक्स-लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड हीमो से समझ में आ गया कि ब्लड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मैंने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया दोनों में बताया है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, मीन्स पेरेंट से चिल्ड्रन में। इसके अलावा रेसेसिव भी मैंने बताया है कि ऐसा डिसऑर्डर जिसके सिम्टम्स कब से होंगे या वो कब डेवलप होगा, जब एक डिफेक्टिव कॉपी आपके फादर से आए और एक डिफेक्टिव कॉपी मदर से आए, मीन्स दोनों पेरेंट से। अगर किसी से एक से ही उसकी एक डिफेक्टिव कॉपी है तो उसमें वो पर्सन क्या होगा? कैरियर होगा, उसमें सिम्टम्स नहीं देखेंगे, जो कि इनमें था क्वीन विक्टोरिया में। इस चीज़ को समझते हैं और समझ में भी आएगा कि कैसे। इसके बाद और देखें तो इट इज़ एन एक्स-लिंक्ड। इससे पहले जो हमने देखे, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो या फिर थैलेसीमिया हो, वो थे ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोम के डिसऑर्डर थे। हमने देखा था ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, एक्स बाय। फीमेल में तो एक्स, मेल में एक्स बाय। तो ये रहता है एक्स-लिंक्ड, इसे आप सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। इस चीज़ को कैसे समझें कि जो फीमेल क्वीन विक्टोरिया थी वो कैरियर थी, इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, तो क्या हुआ था कि अगर हम देखें क्वीन विक्टोरिया में इस तरीके से ये हो गए 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ कैरियर थी, मतलब सिर्फ एक क्रोमोसोम में डिफेक्ट था, एक नॉर्मल था। इस चीज़ को कैसे समझे? तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। इनके क्या थे? 9 चिल्ड्रंस थे क्वीन विक्टोरिया के, और 9 चिल्ड्रंस में से ये चीज़ देखी गई कि उन 9 में से 3 चिल्ड्रन में पर्टिकुलरली ये जो था ना डिसऑर्डर आगे ट्रांसमिट हुआ, जिसमें से 2 लड़की थी, 2 बेटियों को ये चीज़ गई। किस तरीके से? तो उस तरीके से क्या देखा गया कि उनकी जो 2 बेटी थी वो कैरियर थी और एक उनके बेटे में गया, जिसे पर्टिकुलरली ये डिसीज ही था, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि फीमेल जो क्वीन विक्टोरिया थी, अगर इन्हें हीमोफीलिया डिसीज ही होता तब तो इनके दोनों क्रोमोसोम अफेक्ट होते, और अगर दोनों क्रोमोसोम अफेक्ट होते तो सिंपल सी बात है कि हर बार जब भी क्रॉस होते हैं इन 2 में से एक क्रोमोसोम तो जाता ही जाता फर्टिलाइजेशन के टाइम। तो इनके 9 के 9 चिल्ड्रन में या तो वो कैरियर होते 9 चिल्ड्रन, या उनमें ये डिसीज ही मिलता। लेकिन 9 में से सिर्फ 2 डॉटर थी ना, वो कैरियर निकली, मतलब आगे उनने भी ट्रांसमिट किया, और एक इनका बेटा है ना, एक बेटे में क्या देखा गया कि उसको डिसीज ही था। कौन सा डिसीज था? हीमोफीलिया। रीज़न क्या था? क्योंकि मेल में क्या होता है? एक बाय क्रोमोसोम और एक एक्स। अब हम इन्हें कैरियर क्यों बोल रहे हैं? देखना, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक अगर अफेक्टेड भी है तो दूसरा प्रोसेस को कंट्रोल कर लेगा, जो भी फंक्शन करना है। सेम एस दूसरी बेटी में भी यही था, अगर एक अफेक्टेड था तो दूसरा कंट्रोल कर लेगा। लेकिन मेल में एक है एक्स और एक है बाय। अगर एक एक्स अफेक्ट हो गया तो यहाँ दूसरा क्रोमोसोम नहीं है जो इस चीज़ को कंपनसेट कर सके, जो इस चीज़ को मेंटेन कर सके। तो ऐसे हमें पता चला कि क्वीन विक्टोरिया पर्टिकुलरली कैरियर थी, किस चीज़ की? हीमोफीलिया की। तो उन्हें भी क्या था? हीमोफीलिया। आप ट्रैट बोल सकते हो, डिसीज नहीं बोल सकते। आगे देखते हैं, ये चीज़ जब हम और इसका ट्रांसमिशन देखेंगे ना, कॉज, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आगे देखें, सो इट अफेक्ट्स बॉडीज एबिलिटी ऑफ क्लॉटिंग। हमें पता है कि हमें कट लगा और ब्लड में बॉडी में ब्लड जमा, लेकिन इस डिसीज़ में वो क्लॉटिंग नहीं होती है।
आप ये बोल सकते नहीं ही होती है ना, एकदम माइनर क्लॉटिंग होती है, इनकम्प्लीट क्लॉटिंग। जनरली लोग बोल देते हैं, बुक में भी यही होता है कि लॉस ऑफ क्लॉटिंग, क्लॉटिंग होती है बहुत ही माइनर। सो इसमें अब क्या होगा, इनकम्प्लीट क्योंकि क्लॉटिंग हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ब्लीडिंग नहीं है, यहाँ क्या होगा, इनकम्प्लीट क्लॉटिंग, ब्लड सही से जमेगा नहीं, और अगर ब्लड सही से नहीं जमेगा उसके वजह से होती है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, लंबे समय तक ब्लड बहते रहना। जैसे छोटी सी चोट लगती ना, हमने ऐसे हाथ से दबा लिया, ब्लड जम गया, लेकिन जिस पर्सन को भी हीमोफीलिया है उसमें प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, होती ही रहती है, ब्लड रुकता ही नहीं है। इसके बाद आगे देखें, सो कॉज बाय म्यूटेशन इन जीन दैट एनकोडेड स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये क्या होगा कि देखो, जैसे ना तरह एक्स क्रोमोसोम है, इसी एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीन होते हैं जो कि किस चीज़ को मेंटेन करते हैं, किस चीज़ को बनाते हैं, आपके क्लॉटिंग फैक्टर को, और क्लॉटिंग फैक्टर है नेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब अगर इन जीन में ही म्यूटेशन आ जाए, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में देखा कि जीन में म्यूटेशन था तो पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदला, सेम एज अगर इन जीन में ही या तो म्यूटेशन है या ये जीन एब्सेंस है, तब उस कंडीशन में क्लॉटिंग फैक्टर बनते नहीं हैं, या तो बनेंगे तो बहुत ही माइनर अमाउंट में, और फिर आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी छोटी सी चोट पर भी। इसके अलावा इस चीज़ को आगे देखेंगे कौन से फैक्टर एब्सेंट होते हैं। अफेक्ट मेनली मेल्स, फीमेल्स आर यूजुअली कैरियर, मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, फीमेल्स यूजुअली कैरियर्स होती हैं। उसका रीज़न यही है कि फीमेल में पर्टिकुलरली 2 क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक बस आता है अफेक्टेड वाला तो दूसरा चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मेल में सिर्फ एक ही एक्स है, तो अगर ये आता है तो इसमें तो पर्टिकुलरली डिसीज़ होना ही है, यही वो लाइन है। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ हीमोफीलिया की। तो मेनली तो हमारा जो हीमोफीलिया है ना, ये 2 टाइप का होता है, ए और बी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ की और टाइप हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगर हीमोफीलिया ए की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, देखो सब में एक ही चीज़ होनी है, क्लॉटिंग में दिक्कत, यानी कि कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होगा। अब क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, तो ये मैंने पूरा एरिथ्रो जब हमने देखा ना ब्लड क्लॉटिंग, उसमें मैंने पूरे 13 फैक्टर बताए थे और पूरी क्लॉटिंग की प्रोसेस बताई थी, जिसमें 3 स्टेजेस थी कि पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहे थे, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या कर रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, फिर वो जो थ्रोम्बिन था वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा था, और ऐसे क्लॉटिंग हुई थी। तो उसमें थे हमारे 13 फैक्टर, है ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऐसे करके 13 थे। तो अब हीमोफीलिया ए में जो रहेगा ना, पर्टिकुलरली इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। जो फैक्टर नंबर 8 रहेगा ना, वो एब्सेंट रहेगा, या तो एब्सेंट ही रहेगा या उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इट इज़ मोस्ट कॉमन, ये सबसे कॉमन होता है, और इसी वजह से इसे हम क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोलते हैं। एक तो हीमोफीलिया ई और दूसरी चीज़ क्लासिकल हीमोफीलिया, सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है, दैट इज़ 80 to 85% केसेस यही है। वैसे एक चीज़ अगर हम देखें ना, तो हीमोफीलिया बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोगों में मिलता है, ठीक है। उसमें भी लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिलेगा दैट इज़ हीमोफीलिया ए, इसमें हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। इसके बाद दूसरा देखें तो हीमोफीलिया बी। अब हीमोफीलिया बी में क्या होता है, फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट होगा या फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 9। और ये कितना होगा, 80 से 85% ये था, तो ये होता है 15 to 20% केस में यही हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसे हमने एक और नाम दिया, दैट इज़ क्रिस्टमस डिसीज़। क्रिस्टमस डिसीज़ क्यों बोल रहे हैं, अब आप लोग याद करो कि जो फैक्टर नंबर 9 है दैट इज़ क्रिस्टमस फैक्टर, इसीलिए इसे बोला हमने, क्या बोला है, क्रिस्टमस डिसीज़, क्योंकि क्रिस्टमस फैक्टर 13 में से जो 9 था ना, वो था क्रिस्टमस फैक्टर, यही एब्सेंट है या तो डेफिशिएंसी है, जिस वजह से क्लॉटिंग नहीं हो रही। इसके बाद आगे देखें तो हीमोफीलिया सी। अब हीमोफीलिया सी क्या होगा, अब ये देखो पहली चीज़ तो हीमो जो है ना, ये हीमोफीलिया ही रेयर है। अब ये दोस्त में भी अगर देखा तो ये तो तब भी ठीक है, सबसे कॉमन ये था, उसके बाद ये था। ये जो 2 केस हैं, ये तो रेयर्स में भी रेयर है, और ये इससे नीचे वाला ये तो रेयर में भी वेरी रेयर है, मतलब ये बहुत ही ना के बराबर मिलते हैं केस। तो सबसे पहला है हीमोफीलिया सी।
अब इस कंडीशन में क्या होता है कि फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस वजह से किसी भी पर्सन में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। सबसे लास्ट, अब नॉर्मल अगर हम देखें ना, तो जैसे हमने बोला कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही जनरेट और ट्रांसमिट होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया था, थैलेसीमिया था, है ना, खुद से प्रोड्यूस नहीं होता। तो लेकिन क्या होता है कि बहुत ही रेयर केस में सिकल सेल एनीमिया तो खुद से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, थैलेसीमिया खुद से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जेनेटिक ही आ रहा था पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। लेकिन ये देखा गया है कि एक टाइप का हीमोफीलिया खुद से भी प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, जिसे बोला जाता है एक्वायर्ड हीमोफीलिया, जो कि जेनेटिक नहीं आता, पर्सन में खुद ही डेवलप होता है। अब ये कैसे हो गया? ये तभी हो सकता है जब आपकी बॉडी में ही क्या डेवलप हो जाए, ऑटो एंटीबॉडीज, किसके अगेंस्ट? इन क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट, जो कि इन फैक्टर को किल करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे। और अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तब आपकी क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी, है ना। ये तो बहुत ही रेयर अमाउंट में, जैसे हम इनकम्प्लीट क्लॉटिंग या आप लॉस ऑफ क्लॉटिंग भी बोल सकते हो। तो सबसे रेयर में भी सबसे रेयर यही रहेगा, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनकी पैथोजेनेसिस या फिर पैथोफिजियोलॉजी, कि जैसे अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि भाई क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर 8 एब्सेंट है, यहाँ 9 की डेफिशिएंसी हो रही है, 11 की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर हम यहाँ पर देखें तो एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। अब ये होता कैसे है, किस तरीके से होता है, वो पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।